हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल लीगेसी लर्नर्स पे, जहां हम हिस्ट्री को इतना मज़ेदार और सिंपल बनाते हैं कि हर स्टूडेंट को लगे अरे ये तो एकदम आसान है। आज हम क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को कवर करेंगे, जो एनसीईआरटी का एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे इंडिया के लोग एक साथ आए, ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ लड़े और अपनी एक नेशन की आइडेंटिटी बनाई। इसमें हम देखेंगे गांधी जी के सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च और भारत माता जैसे सिंबल्स कैसे लोगों के दिल जोड़े। और अगर तुम्हें पूरा चैप्टर याद करना है तो इस वीडियो को 5 से 10 बार देख लो। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो पूरी स्टोरी तुम्हारी आंखों के सामने चलेगी, और जब क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी मूवी दिमाग में चल रही हो। हर सीन, हर डिटेल बिल्कुल फ्रेश। तो बस रिपीट करते रहो और मज़े से याद करते रहो। हर पॉइंट को डीपली ब्रेक डाउन करेंगे, हार्ड टर्म्स को भी आपके लिए आसान कर देंगे। तो अपना नोटबुक, पेन निकालो और चलो इस हिस्टोरिकल जर्नी को शुरू करते हैं। दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन। ये बात है 1919 के बाद की, जब नेशनल मूवमेंट नए एरियाज़ में फैला। नए सोशल ग्रुप्स जैसे किसान, वर्कर्स और स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए और नए तरीके जैसे सत्याग्रह से लड़ाई हुई। 1919 के बाद नेशनल मूवमेंट नए जगह पे गया, नए लोग शामिल हुए और स्ट्रगल के नए तरीके आए। चलो एक एक पॉइंट को और डीपली समझते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला, उसने इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी की। ब्रिटिशर्स ने इस वॉर के लिए बहुत पैसा खर्च किया और ये पैसा इंडिया के लोगों से ही कलेक्ट किया। ब्रिटिशर्स को वॉर के लिए पैसा चाहिए थे, तो उन्होंने कस्टम्स ड्यूटीज़ यानी इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स और इनकम टैक्स लगा दिया। जैसे आजकल अगर जीएसटी बढ़ जाए तो फ़ोन, कपड़े सब महंगा हो जाता है, वैसा ही सीन था। हर चीज़ के दाम स्काईरॉकेट हो गए। वॉर के सालों में प्राइसेस डबल हो गए। 1913 से 1918 तक इससे लोगों को एक्सट्रीम हार्डशिप हुआ, यानी रोटी, दाल, चावल सब के दाम दुगना हो गए। मिडिल क्लास और पुअर लोगों के लिए घर चलाना एक नाइटमेयर बन गया। सोचो, अगर आज 1 किलो आटा 30 रुपए का हो और कल 60 रुपए का, तो कितना मुश्किल होगा बजट मैनेज करना। गाँव में भी बहुत प्रॉब्लम थी। ब्रिटिशर्स ने विलेजेस से ज़बरदस्ती सोल्जर्स मांगे, इसे फोर्स रिक्रूटमेंट कहते हैं। ये ऐसा था जैसे आज कोई गवर्नमेंट बोले अपने घर का लड़का आर्मी में भेजो, चाहे वो रेडी हो या नहीं। इससे गांव वालों में गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही क्रॉप्स फेल हुए, जिससे फूड शॉर्टेज हो गया, खेती खराब हुई, खाना कम पड़ा। ऊपर से एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक यानी फ्लू का बड़ा आउटब्रेक आया और 1921 के सेंसस के हिसाब से 12 से 13 मिलियन लोग फेमिन्स और एपिडेमिक से मरे। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ बीमारी, लोगों का हाल सोच के ही दिल धड़क जाता है। लोगों ने उम्मीद की थी कि वॉर ख़त्म होने के बाद ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, पर ब्रिटिशर्स ने कोई रिलीफ नहीं दिया। टैक्सेस वही रहे, प्राइसेस हाई रहे, इसलिए लोग और फ्रस्ट्रेटेड हो गए और ये फ्रस्ट्रेशन ही नेशनल मूवमेंट का फ्यूल बना। इसी टाइम पे महात्मा गांधी इंडिया में एंटर हुए और एक नया स्ट्रगल का आइडिया दिया। चलो देखते हैं ये क्या था। दी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब बात करते हैं सत्याग्रह की। ये वर्ड सुन के लगता है कोई हैवी फिलॉसफी है, पर बिल्कुल सिंपल है। सत्याग्रह का मतलब है सच्चाई के साथ लड़ाई। सत्याग्रह का आइडिया सच्चाई की पावर पे फोकस करता है। तुम जब सच के लिए लड़ते हो बिना किसी को पंच या गन से अटैक किए, वो सत्याग्रह है। जैसे अगर स्कूल में कोई टीचर अनफेयर रूल बनाए और तुम पीसफुली प्रोटेस्ट करो, वो सत्याग्रह है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए। वो साउथ अफ्रीका से आए थे, जहां उन्होंने रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ सत्याग्रह से लड़ाई की। साउथ अफ्रीका में गोरों के लॉज कहते थे कि इंडियंस और ब्लैक्स को अलग बसेस में बैठना है, अलग एरियाज़ में रहना है। गांधी जी ने वहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट किया और दिखाया कि सच्चाई से भी जीत मिल सकती है। इसने कहा कि अगर तुम्हारा कॉज सच है तो फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है ऑपरेसर से लड़ने के लिए। एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस से बैटल जीत सकता है।
ऑप्रेसर के दिल को अपील करके, यानी तुम अपने दुश्मन को मारो नहीं, उनके दिल को शर्मिंदा करो ताकि वो अपनी गलती रियलाइज़ करे। गांधी जी ने इंडिया में ये आइडिया अप्लाई किया। इंडिया आने के बाद उन्होंने 3 बड़े सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए। सबसे पहले 1917 चंपारण बिहार में किसानों को ब्रिटिश प्लांटर्स ज़बरदस्ती इंडिगो यानी नील उगाने को कहते थे और उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। गांधी जी ने किसानों के लिए सत्याग्रह किया, किसानों को ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाया। जैसे आज कोई कंपनी वर्कर्स को फोर्स करे ओवरटाइम करने को बिना एक्स्ट्रा पे के और कोई उनके लिए आवाज़ उठाए, वैसा ही था। अच्छा सुनो, वैसे एक बात बताता चलूँ, आपका लेगेसी लर्नर्स भी एक बिहारी है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, अपने बिहारी दोस्त को फॉलो करना मत भूलना। उसके बाद 1917 खेड़ा गुजरात में क्रॉप फेलियर और प्लेग के बाद किसान टैक्स नहीं दे सकते थे। ब्रिटिशर्स बोलते टैक्स दो, चाहे खेती हो या न हो। गांधी जी ने किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1917 में खेड़ा के किसानों के टैक्स रिलैक्स करने के लिए सत्याग्रह किया। ये ऐसा था जैसे आज कोई स्टूडेंट बोल दे एग्ज़ाम फ़ीस क्यों दूं जब क्लासेस ही नहीं हुई। फिर लास्ट में 1918 अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स को लो वेजेस मिलते थे। गांधी जी ने उनके लिए बेटर वेजेस के लिए सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में कोई गुस्सा या नफ़रत नहीं होती, ये प्योर सोल फोर्स है, यानी दिल से दिल तक जाती है। गांधी जी का बिलीफ था कि नॉन वायलेंस से हिंदूस, मुस्लिम्स, रिच, पुअर सब एक हो सकते हैं। गांधी जी ने माना कि नॉन वायलेंस इंडिया को यूनाइट कर सकता है। ये आइडिया रिवॉल्यूशनरी था क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि लड़ाई मतलब हथियार और खून। द रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। ये क्या था? 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक डेंजरस लॉ पास किया। ये एक्ट जल्दी से पास किया गया डिस्पाइट इंडियन मेंबर्स के ओपोजिशन के, यानी इंडियन लीडर्स बोले ये गलत है, पर ब्रिटिशर्स ने सुनी नहीं और लॉ थोप दिया। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को बहुत पावर दिया। वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बंद कर सकते थे और किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। सोचो, अगर आज कोई गवर्नमेंट बोले तुमने व्हाट्सएप पे प्रोटेस्ट की बात की, चल जेल में जा, ये कितना अनफेयर है ना। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया। उन्होंने कहा 6 अप्रैल को हड़ताल होगा, यानी पूरा देश बंद, कोई काम नहीं, शॉप्स बंद, फैक्ट्रीज़ बंद। फिर क्या हुआ? कई सिटीज़ में रैलियां हुई, रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, शॉप्स बंद हो गए। ये ऐसा था जैसे आज कोई ऑल इंडिया बंद हो और पूरा शहर रुक जाए। ब्रिटिशर्स को डर लगा कि ये मूवमेंट रेलवेज़ और टेलीग्राफ को रोक देगा, जो उनके कंट्रोल का बैकबोन थे। ब्रिटिशर्स ने नेशनलिस्ट पे क्लैम्प डाउन किया क्योंकि उन्हें डर था कि कम्युनिकेशन लाइंस बंद हो जाएंगी। अमृतसर में लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया और गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से रोका। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन पे फायरिंग की, जिससे गुस्सा भड़क गया। इससे लोग इतने एंग्री हुए कि बैंक्स और रेलवे स्टेशंस पे अटैक्स शुरू हो गए। ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया, यानी आर्मी रूल। अब आर्मी पूरा कंट्रोल में थी और नॉर्मल लॉज बंद हो गए। जलियांवाला बाग मास्केर। अब एक हार्ट ब्रेकिंग इवेंट जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बात करेंगे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये इंसिडेंट हुआ। जलियांवाला बाग एक इनक्लोज्ड ग्राउंड था जहां बड़ा क्राउड गैदर हुआ। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए और कुछ बैसाखी फेयर मतलब मेला के लिए, क्योंकि ये सिख फेस्टिवल का दिन था। कई विलेजर्स को मार्शल लॉ का पता नहीं था क्योंकि गांव में न्यूज़ जल्दी नहीं पहुंचती थी। जनरल डायर जो ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने पूरा एरिया घेर लिया, एग्जिट्स ब्लॉक किए और बिना वार्निंग के फायरिंग शुरू की। डायर ने क्राउड पे फायर खोल दिया, जिससे हंड्रेड्स लोग मरे और थाउजेंड्स इंजर्ड हुए। ये एक ब्रूटल मैसेकर था जिसमें वीमेन, किड्स और ओल्ड पीपल भी मरे गए। डायर ने कहा कि उसका एम था मोरल इफ़ेक्ट क्रिएट करना, यानी सत्याग्रहियों के दिल में डर पैदा करना। वो चाहता था कि लोग प्रोटेस्ट करना छोड़ दें, पर इसका उल्टा हुआ।
जलियांवाला बाग की खबर फैलते ही नॉर्थ इंडिया में प्रोटेस्ट भड़क गए, सड़कों पे क्राउड्स उतर आए, स्ट्राइक्स हुए, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक्स हुए। ब्रिटिशर्स ने और जुल्म किया। सत्याग्रहियों को ज़मीन पे क्रॉल करने को कहा, मतलब घुटनों पे चलवाया, पब्लिक में फ्लॉगिंग की और पंजाब के विलेजेस पे बॉम्ब्स गिराए। ये ऐसा था जैसे कोई गवर्नमेंट अपने ही लोगों को दुश्मन समझे। गांधी जी ने देखा कि मूवमेंट वायलेंट हो रहा है तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह बंद किया। पर ये मूवमेंट मोस्टली सिटीज़ और टाउन्स तक ही लिमिटेड था, क्योंकि विलेजेस तक ये आइडिया फुली नहीं पहुंचा था। नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी ने सोचा कि अब एक बड़ा मूवमेंट चाहिए जो हिंदूस और मुस्लिम्स को एक साथ जोड़े। गांधी जी को लगा कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चाहिए जो हिंदूस और मुस्लिम्स को साथ लाए। इसलिए उन्होंने खिलाफत इश्यू उठाया, क्योंकि ये मुस्लिम्स के दिल के क्लोज था। खिलाफत मूवमेंट क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन टर्की हार गया। ओटोमन एम्परर यानी खलीफा मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल हेड था। खलीफा मतलब मुसलमान के जो आखिरी नबी के जाने के बाद जिसे इस्लाम का लीडरशिप दिया गया। ये क्लास 11th के हिस्ट्री में है और मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चैनल पेज पे जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। वॉर के बाद रूमर्स थे कि खलीफा पे हार्श ट्रीटी थोपा जाएगा, जिससे मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। इसके खिलाफ मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनी। खलीफा के पावर्स बचाने के लिए ये कमेटी बनी। लीडर्स जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली जो यंग और एनर्जेटिक थे, इन्होंने गांधी जी के साथ इस पे मास एक्शन की बात की। गांधी जी ने सोचा ये परफेक्ट चांस है मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट में लाने का। सितंबर 1920 के कलकत्ता कांग्रेस सेशन में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया दिया, जो खिलाफत और स्वराज दोनों के लिए था। गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज 1909 में लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडियन कॉपरेशन से चलता है। अगर इंडियंस कॉपरेट बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल 1 साल में गिर जाएगा। जैसे अगर आज कोई कंपनी के वर्कर्स स्ट्राइक कर दें तो कंपनी बंद हो जाती है, वैसा ही लॉजिक था। मूवमेंट का प्लान था गवर्नमेंट टाइटल्स वापस करो, जैसे सर या राय बहादुर, और सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट। और अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन करे तो फुल सिविल डिसोबीडियंस यानी लॉज ओपनली तोड़ दो। गांधी जी और शौकत अली ने 1920 के समर में टूर्स किए ताकि लोगों को मोटिवेट करें, पर कांग्रेस के कुछ लोग इस आइडिया से खुश नहीं थे। उन्हें नवंबर 1920 के काउंसिल इलेक्शंस के बॉयकॉट का डर था, क्योंकि इलेक्शन से कुछ पॉलिटिकल पावर मिल सकता था। सितंबर से दिसंबर 1920 तक डिबेट्स हुए, पर दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट हुआ। डिफरेंस स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने हिस्सा लिया, पर हर एक का स्वराज का मतलब अलग था। चलो देखते हैं कैसे। द मूवमेंट इन द टाउन्स। पहले मूवमेंट सिटीज़ में चला, जहां मिडिल क्लास जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स और लॉयर्स ने बड़ा रोल प्ले किया। क्या हुआ? हज़ारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़े और नेशनल स्कूल्स ज्वाइन किए। टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिज़ाइन किया ताकि ब्रिटिश सिस्टम का बॉयकॉट हो। लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने कोर्ट्स छोड़ दिया और अपनी प्रैक्टिस बंद की। काउंसिल इलेक्शंस का भी बॉयकॉट हुआ, एक्सेप्ट मद्रास, जहां जस्टिस पार्टी जो नॉन ब्राह्मण कास्ट की पार्टी थी, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी एक्शन हुआ। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया, स्पेशली ब्रिटिश क्लॉथ। लिकर शॉप्स पे पिकटिंग मतलब धरना की, क्योंकि ब्रिटिशर्स लिकर से भी टैक्स कमाते थे। फॉरेन क्लॉथ के बड़े बड़े बोनफायर्स जलाए गए, यानी लोगों ने मैनचेस्टर के कपड़े जलाए और खादी पहना। 1921 से 1922 तक फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट हाफ हो गया, 102 करोड़ से 57 करोड़ तक। खादी और इंडियन टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि लोग स्वदेशी प्रोडक्ट सपोर्ट कर रहे थे। पर ये मूवमेंट सिटीज़ में स्लो हो गया, क्योंकि खादी बहुत महंगा था। पुअर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिल क्लॉथ सस्ता था।
जैसे आज हैंडवोवन शॉल ट्रेंडी हो पर बहुत कॉस्टली है, और इंडियन अल्टरनेटिव्स जैसे नेशनल स्कूल्स और कोर्ट्स अभी फुली रेडी नहीं थे। लोगों को ऑप्शंस कम मिले, इसीलिए थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स और लॉयर्स वापस गवर्नमेंट स्कूल्स और कोर्ट्स गए और प्रैक्टिकल लाइफ में वापस आना पड़ा। मूवमेंट इन कंट्री साइड। अब मूवमेंट सिटीज़ से कंट्री साइड में फैला। अवध पीजेंट्स मूवमेंट एक बड़ा एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश के अवध में बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी और एक्टिविस्ट थे, इन्होंने किसानों को लीड किया। ये मूवमेंट तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो किसानों से हाई रेंट और बेगार यानी फ्री लेबर मांगते थे। बेगार ऐसा था जैसे आज कोई बॉस बोले वीकेंड पे फ्री में काम करो, सैलरी नहीं मिलेगा। किसान टेनेंट्स को कोई लैंड सिक्योरिटी नहीं थी, उन्हें कभी भी ज़मीन से निकाल दिया जाता था। उन्होंने डिमांड्स की रेवेन्यू कम हो, बेगार बंद हो और लैंडलॉर्ड्स का सोशल बॉयकॉट हो। नई धोबी बंद्स ऑर्गेनाइज हुए, जिसमें बार्बर्स और वॉशरमैन ने लैंडलॉर्ड्स के लिए काम बंद किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के विलेजेस में गए और किसानों से मिले। अक्टूबर 1920 में औध किसान सभा बनी, जिसमें थाउजेंड्स किसान ज्वाइन हुए। 1921 में कांग्रेस ने इसे नॉन कोऑपरेशन में जोड़ने की कोशिश की, पर किसान मूवमेंट कंट्रोल से बाहर गया। तालुकदार्स के घर पे अटैक्स हुए, बाजार लूटे हुए। कुछ लोकल लीडर्स ने किसानों को कहा कि गांधी जी ने टैक्सेस बंद करने और लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट करने को कहा, जो गांधी जी ने एक्चुअली नहीं कहा था। इससे मूवमेंट वायलेंट हो गया। एक और एग्जाम्पल है बरदौली सत्याग्रह। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बरदौली में किसान मूवमेंट लीड किया अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। ये बहुत डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल था और गवर्नमेंट को रेवेन्यू डिमांड्स कम करने पड़े। ये ऐसा था जैसे आज कोई कम्युनिटी एक साथ बोले हम अनफेयर टैक्स नहीं देंगे और जीत जाए। समझ नहीं आता, आज भी तो टैक्सेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का सत्याग्रह क्यों नहीं कर रहा। बात तो आज भी सेम ही है, प्रोटेस्ट से रोका जा रहा। एजुकेशन पे भी इतना टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा, जैसे ब्रिटिश आपस में लड़ा रहा था, आज भी वैसे ही हम लड़ रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। खैर चलो टॉपिक पे आते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स और स्वराज इन प्लांटेशंस। ट्राइबल मूवमेंट इन गुडेम हिल्स। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में 1920s में एक मिलिटेंट गुएरिल्ला मूवमेंट चला। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट्स बंद कर दिया, जिससे ट्राइबल्स का लिवलीहुड जैसे वुड कलेक्टिंग और ग्रेजिंग खत्म हो गया। ये ऐसा था जैसे आज कोई गवर्नमेंट बोले तुम अपने फार्म पे काम नहीं कर सकते। अल्लूरी सीताराम राजू ने इस मूवमेंट को लीड किया। उन्होंने क्लेम किया कि वो हील कर सकते हैं और बुलेट्स सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए लोगों ने उन्हें गॉड का रूप माना। राजीव गांधी जी के नॉन वायलेंस से इंस्पायर्ड थे, पर उन्होंने कहा कि फ्रीडम सिर्फ फोर्स से मिलेगी। रेबल्स ने पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को टारगेट किया। 1924 में राजू को कैप्चर और फिर इन्हें एक्सक्यूट मतलब मार दिया गया, पर वो फोल्क हीरो बन गए, जैसे आज भी लोग उनके सॉन्ग्स गाते हैं। स्वराज इन प्लांटेशंस। असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था फ्रीडम टू मूव। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 ने इन सब वर्कर्स को टी गार्डन्स छोड़ने से रोका हुआ था। वर्कर्स को गार्डन्स में बंद रखा जाता था, जैसे आज कोई फैक्ट्री वर्कर्स को बोल दे तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पता चला, वर्कर्स ने प्लांटेशंस छोड़ दिया, ये सोच के कि गांधी राज आएगा जिसमें सबको लैंड मिलेगा। पर रेलवे स्ट्राइक्स और पुलिस रिप्रेशन ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने उन्हें ब्रूटली मतलब मार मार के वापस भेजा। सुनकर सच में बहुत दुख हुआ यार। चौरी चौरा और नॉन कोऑपरेशन का एंड। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन वायलेंट हो गया। पुलिस के साथ क्लैश मतलब मारा पीटी हुआ और प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन मरे। गांधी जी ने ये वायलेंस देखा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। उन्हें लगा कि सत्याग्रहियों को नॉन वायलेंस की और ट्रेनिंग चाहिए। ये ऐसा था जैसे आज कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर बोले हम रेडी नहीं हैं, पहले अपने आप पर और प्रैक्टिस करो। टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कोऑपरेशन बंद होने के बाद फरवरी 1922 में कांग्रेस में डिबेट्स हुए। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई ताकि काउंसिल इलेक्शंस में जा सकें और सिस्टम के अंदर से लड़ाई करें। पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस
जो यंग और रेडिकल थे, फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे और एग्रेसिव एजिटेशन के लिए बोले। दो बड़े फैक्टर्स ने पॉलिटिक्स को शेप किया। पहला है इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1926 से एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरना शुरू हुए और 1930 के बाद पूरा कोलैप्स हो गया। किसानों के लिए क्रॉप्स के दाम इतने कम हुए कि रेवेन्यू देना इम्पॉसिबल हो गया। जैसे आज कोई फार्मर बोले मेरा क्रॉप बिक नहीं रहा, टैक्स कहाँ से दूँ। दूसरा साइमन कमीशन। 1928 में सर जॉन साइमन के अंडर एक कमीशन बना ताकि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सजेस्ट करे, पर इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। लोगों ने इसका बॉयकॉट किया और गो बैक साइमन स्लोगन्स लगाए। ये ऐसा था जैसे आज कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के रूल्स बनाए और बोले हमें कोई इंडियन नहीं चाहिए। साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय को पुलिस ने असॉल्ट मतलब हमला किया और वो इंजरीज से मार गए। इससे पूरा देश गुस्सा हो गया। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन जो वायसराय था, इसने डोमिनियन स्टेटस मतलब दौलत शोहरत का ऑफ़र दिया, यानी इंडिया को अपना रूल थोड़ा सा देंगे पर फुल इंडिपेंडेंस नहीं। कांग्रेस को ये पसंद नहीं आया। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड किया गया। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया, जो आज भी हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सोचा कि अब एक ऐसा इश्यू चाहिए जो हर इंडियन से कनेक्ट करे। उन्होंने सॉल्ट को सिंबल चुना। क्यों? सॉल्ट हर कोई यूज़ करता है, रिच पुअर हिंदू मुस्लिम सबके घर में नमक है। ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्स लगाया था जो हर इंडियन के पॉकेट को खाली करता था। ये ऐसा था जैसे आज गवर्नमेंट बोले पर किलो नमक पे 100 रुपये टैक्स दो। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स थे, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड थी सॉल्ट टैक्स ख़त्म करना। ये लेटर एक अल्टीमेटम था, यानी अगर डिमांड्स 11 मार्च तक नहीं मानी तो हम सिविल डिसोबीडियंस शुरू करेंगे। इरविन ने नेगोशिएट नहीं किया तो गांधी जी ने दांडी सॉल्ट मार्च शुरू किया। ये मार्च 240 माइल्स का था। साबरमती आश्रम से दांडी तक 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी और उनके फॉलोअर्स रोज़ चलते थे, विलेजेस में रुकते थे और लोगों को सत्याग्रह समझाते थे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समंदर का पानी उठाया, सॉल्ट बनाया और ब्रिटिश लॉ तोड़ा। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था पर इसने पूरा देश हिला दिया। इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। हज़ारों लोगों ने सॉल्ट लॉज तोड़े, अपने घर पे नमक बनाया, फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स पे पिकेटिंग की, किसानों ने रेवेन्यू देना बंद किया और फॉरेस्ट लॉज तोड़े जैसे जंगल से लकड़ी लेना। गवर्नमेंट ने बहुत रिप्रेशन किया, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे, इनके अरेस्ट से पेशावर में प्रोटेस्ट हुए। मई 1930 में गांधी जी के अरेस्ट से शोलापुर में टेक्सटाइल वर्कर्स ने फैक्ट्रीज़ पे अटैक्स किए। गवर्नमेंट ने ब्रूटल फोर्स यूज़ किया, लाठी चार्ज, फायरिंग और 100,000 लोग अरेस्टेड हुए, पर लोग रुके नहीं। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ जिसमें गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का प्रॉमिस किया और गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज़ किए, पर दिसंबर 1931 में कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। इंडिया वापस आके गांधी जी ने देखा कि रिप्रेशन और बढ़ गया। जनवरी 1932 में मूवमेंट रीलॉन्च हुआ, पर 1934 तक मोमेंटम ख़त्म हो गया क्योंकि लोग थक गए थे और गवर्नमेंट का रिप्रेशन बहुत हेवी था। पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को कैसे देखा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने हिस्सा लिया, पर हर एक का स्वराज का मतलब अलग था। चलो एक एक ग्रुप को डीपली समझते हैं। रिच पीजेंट्स, गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट्स जैसे रिच पीजेंट्स बहुत एक्टिव थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन से उनकी क्रॉप्स के दाम गिर गए, पर ब्रिटिशर्स रेवेन्यू मांगते रहे। उनके लिए स्वराज का मतलब था हाई टैक्सेस से फ्रीडम। जैसे आज कोई बिजनेसमैन बोले जीएसटी कम करो तभी बिजनेस चलेगा। उन्होंने मूवमेंट में बहुत हिस्सा लिया, पर 1930
1991 में जब मूवमेंट बंद हुआ वो डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि उनका टैक्स इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। पुअर पीजेंट्स, पुअर टेनेंट्स मतलब जो ज़मीन रेंट पे लेते थे उन्हें हाई रेंट देना मुश्किल था। उन्होंने डिमांड की कि अनपेड रेंट माफ़ हो और लैंड रिफॉर्म्स हो। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने इनका सपोर्ट किया पर कांग्रेस ने नहीं, क्योंकि कांग्रेस रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को भी खुश रखना चाहती थी। पुअर पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था इकोनॉमिक जस्टिस, पर कांग्रेस के फोकस से वो थोड़ा साइडलाइंड फील किए। बिजनेस क्लासेस, इंडियन बिजनेसमैन जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला ने मूवमेंट सपोर्ट किया। उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में FICCI मतलब फिक्की बनाई ताकि अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। ब्रिटिश पॉलिसीज़ जैसे हाई टैरिफ्स और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड उनके बिजनेस को हार्म करती थी। उन्होंने फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया और स्वदेशी प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जैसे खादी और इंडियन सोप्स। पर वो मूवमेंट के रेडिकल आइडियाज़ जैसे वायलेंट प्रोटेस्ट से अनकंफर्टेबल थे। उनके लिए स्वराज का मतलब था फ्री मार्केट जहां इंडियन बिजनेस ग्रो करे। जैसे आज कोई स्टार्टअप वाला बोले गवर्नमेंट रेगुलेशंस हटाओ, हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। जब 1931 में रिप्रेशन बढ़ा, उनका एंथुजियाज्म मतलब हिम्मत कम हो गया। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन अर्बन और रूरल दोनों से मूवमेंट में शामिल हुई। उन्होंने सॉल्ट बनाया, फॉरेन क्लॉथ और लिकर शॉप्स पे पिकेटिंग की, खादी बनाई और पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की। लीडर्स जैसे सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू ने मूवमेंट को लीड किया। ये सिर्फ एलिट वीमेन तक नहीं था, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास वीमेन भी थी। गांधी जी ने वीमेन को स्पेशली एनकरेज किया, कहा कि उनका नॉन वायलेंट नेचर सत्याग्रह के लिए परफेक्ट है। उनके लिए स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बल्कि सोशल इक्वालिटी और पर्सनल एम्पावरमेंट भी था। जैसे आज कोई विमेंस ग्रुप बोले हमें इक्वल राइट्स और रिस्पेक्ट चाहिए। पर कांग्रेस के कुछ कंजर्वेटिव लोग विमेन के इतने एक्टिव रोल से खुश नहीं थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का रिस्पॉन्स मिक्स्ड था। बॉम्बे के टेक्सटाइल वर्कर्स ने स्ट्राइक्स किए और ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया, पर कई वर्कर्स मूवमेंट से दूर रहे क्योंकि उनके एम्प्लॉयर्स जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे कांग्रेस के सपोर्टर्स थे। वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस। कांग्रेस ने वर्कर्स के इकोनॉमिक डिमांड्स को फुली सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपसेट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वर्कर्स और कांग्रेस का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हर जगह सक्सेसफुल नहीं था। कुछ ग्रुप्स ने इसमें हिस्सा नहीं लिया या लिमिटेड हिस्सा लिया। चलो देखते हैं क्यों। दलित्स, जिन्हें अनटचेबल्स भी कहा जाता था, इन्होंने मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस को हाई कास्ट हिंदूज़ का ऑर्गेनाइजेशन माना जो उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो दलित्स के बड़े लीडर थे, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के थ्रू रिजर्व्ड सीट्स और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड की। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगी, यानी दलित्स अपने अलग रिप्रेजेंटेटिव्स चुने। गांधी जी ने इसका ऑपोज किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये हिंदू सोसाइटी को परमानेंटली डिवाइड कर देगा। 1932 में पूना पैक्ट हुआ जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। दलित्स को रिजर्व्ड सीट्स मिली पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं। ये ऐसा था जैसे आज कोई माइनॉरिटी ग्रुप बोले हमें अपना अलग वोटिंग सिस्टम दो और गवर्नमेंट बोले सीट्स दूंगा पर अलग सिस्टम नहीं। कई दलित लीडर्स को लगा कि ये उनके फुल डिमांड्स को मीट नहीं करता, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहा। कई मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ल्यूकवार्म मतलब उदासी के साथ रिस्पॉन्स दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खिलाफत मूवमेंट के दौरान हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, पर 1920s के एंड तक ये यूनिटी वीकन हो गई। कुछ मुस्लिम लीडर्स को लगा कि कांग्रेस हिंदू महासभा जो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप था ये उनके साथ एलाइड है, मतलब मिले हुए हैं। हिंदू महासभा ओपनली मुस्लिम इंटरेस्ट के खिलाफ थी, इसलिए मुस्लिम्स को कांग्रेस पे डिस्ट्रस्ट हुआ, मतलब भरोसा टूट गया। मुस्लिम मिडिल क्लास जो छोटी थी, इन्होंने भी लिमिटेड पार्टिसिपेशन किया क्योंकि उन्हें लगा कि स्वराज से उन्हें इकोनॉमिक या पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब लास्ट सेक्शन, द सेंस ऑफ कलेक्टिव
बिलोंगिंग, जो बताता है कि कैसे इंडियंस में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी, यानी एक फीलिंग कि हम सब एक नेशन हैं। ये सेंस विजुअल इमेजेस, सिंबल्स, फोल्क सॉन्ग्स और शेयर्ड हिस्ट्री के थ्रू बना। चलो एक एक चीज़ डीपली देखते हैं। भारत माता नेशनलिज्म का एक बड़ा सिंबल था। भारत माता की इमेज अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये आइकॉनिक पेंटिंग बनाई, जिसमें इंडिया को एक देवी के रूप में दिखाया, कॉम, स्पिरिचुअल और पावरफुल। ये ऐसा था जैसे इंडिया को एक माँ के रूप में दिखाओ जो अपने बच्चों को प्यार और स्ट्रेंथ देती है। ये इमेज न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में बहुत पॉपुलर हुई। लोग इसे देख के इमोशनली कनेक्टेड फील करते थे, जैसे आज कोई नेशनल एंथम सुन के प्राउड फील करता है। नेशनल फ्लैग एक और पावरफुल सिंबल था। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे एक ट्राइकलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया, जिसमें रेड, ग्रीन और वाइट स्ट्राइप्स थी और बीच में चरखा था। ये फ्लैग कलेक्टिव रेसिस्टेंस का सिंबल बना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फ्लैग थोड़ा मॉडिफाई हुआ और रैलियों में लोग इसे प्राउडली कैरी करते थे। ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ डिफाइंस, मतलब चैलेंज का साइन था। जैसे आज कोई टीम का फ्लैग मैच में लहराता है, वैसा ही जोश था। रीजनल लैंग्वेजेस में पैट्रियोटिक सॉन्ग्स और बैलेड्स लिखे गए, जो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू विलेजेस में फैलते थे। ये सॉन्ग्स लोगों के दिल तक जाते थे, जैसे आज कोई वायरल पैट्रियोटिक सॉन्ग टिकटॉक पे छा जाता है। स्टोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जैसे भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को इंस्पायर किया। भगत सिंह की ब्रेवरी या रानी लक्ष्मीबाई का करेज सुन के लोग सोचते थे, हम भी कुछ कर सकते हैं। इंडियन हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश के नैरेटिव को चैलेंज किया, जो कहता था कि इंडियंस इनकैपेबल हैं अपना रूल करने के, मतलब उनके अकॉर्डिंग हम लोग रूल करने के लायक नहीं थे। सोच के ही कितना गुस्सा आता है ना। खैर कोई नहीं। उन्होंने एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के अचीवमेंट्स हाईलाइट किए, जैसे मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता पीरियड का साइंस और मुग़ल आर्किटेक्चर का ग्रैंड्योर। ये ऐसा था जैसे आज कोई बोले हमारे एंसेस्टर्स ने ताजमहल बनाया, हम भी बड़ा कर सकते हैं। इससे लोगों में प्राइड और यूनिटी का सेंस आया। तो दोस्तों, ये था नेशनलिज्म इन इंडिया का पूरा चैप्टर। इस चैप्टर ने बताया कि कैसे इंडिया के लोग अपनी डाइवर्सिटी के बावजूद एक नेशन के रूप में एक साथ आए और ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़े। इंडिया में इतने कल्चर्स, रिलीजन्स और लैंग्वेजेस हैं, पर नेशनलिज्म ने सबको स्वराज के लिए जोड़ा। गांधी जी का सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के आइडियाज़ ने मिलियंस को मोबिलाइज़ किया। तो दोस्तों, ये था पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया लीगेसी लर्नर्स के साथ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया और अब एग्ज़ाम्स में आप फुल मार्क्स लाओगे। और हाँ, वीडियो को 5 से 10 बार देखना ना भूलना, ताकि हर सीन आपके माइंड में क्रिएट हो जाए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो, मैं तुरंत जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी बढ़िया दिखने वाला चैप्टर इजीली समझ सकें। और हाँ, अपने बिहारी दोस्त को इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। जय हिंद।